हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है डिकेंस और मैं आज आप लोग को ज्योग्राफी ऑप्शनल का थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डब्ल्यू एम डेविस थ्योरी है इसके लिए। तो हम लोग एक्चुअली ज्योग्राफी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी एक्चुअली साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग अभी जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किए थे और जियोमॉर्फोलॉजी अभी खत्म होने वाला है। आज नहीं तो कल तो ये बेसिकली खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर और लेंगे इसमें। एक जो जियोमॉर्फोलॉजी का जितना भी टॉपिक है हम लोग सारा ऑलमोस्ट खत्म कर चुके रहेंगे कल तक। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग कर क्या रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर में जियोमॉर्फोलॉजी एक चैप्टर होता है, उसके अंदर में एक थ्योरी है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का थ्योरी है जो डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो डब्ल्यू एम डेविस ना एक्चुअली लैंडफॉर्म्स ना, कोई भी लैंडफॉर्म्स बनता है ना तो उसके लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो इंटरनल फोर्सेस होता है जिसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और एक बाहर का फोर्स होता है जिसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्स मिलकर ना कोई भी लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं और उसको फिर से उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं इरोजन के थ्रू, वेदरिंग के थ्रू, और उसको फिर से कहीं ना कहीं जाकर के उसको फिर से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी प्रोसेस है लैंडफॉर्म्स का बनना, लैंडफॉर्म्स का टूटना, फिर से लैंडफॉर्म्स का बनना, ये सारा प्रोसेस में दो फोर्स बेसिकली इन्वॉल्व होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये एक्चुअली इसका जो भी लैंडफॉर्म्स का जो भी प्रोसेस है इसको एक्सप्लेन किसने किया? सबसे पहले एक अमेरिका के एक ज्योग्राफर थे, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था डब्ल्यू एम डेविस। तो इन्होंने ये थ्योरी दिया था, सबसे पहले इन्होंने दिया था। इसमें हम लोग एक्चुअली देखेंगे एग्जाम में ये पूछता है और ये हर बार करीब करीब बीपीएससी में अल्टरनेट में पूछ लेता है। कभी पूछता है प्लेट टेक्टोनिक, कभी पूछता है डेविस का थ्योरी, कभी पूछता है पेंग का थ्योरी। ये बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब कि जितना ये है ना, मतलब कि जितना इसको कंसाइज में समझेंगे, ताकि एक्चुअली थ्योरी पढ़ने लगेंगे ना तो ये पूरा एक बुक ही लिखा जाएगा थ्योरी पे, बहुत लंबा है ये। लेकिन इसको ना एग्जाम में चूंकि लिखना है तो शॉर्ट में समझेंगे तभी शॉर्ट में एग्जाम में लिख पाएंगे। समझेंगे डिटेल में बट लिखेंगे जो शॉर्ट रहेगा वही लिखेंगे। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसको क्या क्या इंट्रो है इसका। डब्ल्यू एम डेविस का इन्फ्लुएंस, मतलब कि डब्ल्यू एम डेविस का इन्फ्लुएंस, कौन कौन साइंटिस्ट थे जिनका थ्योरी को लेकर के अपना ये थ्योरी दिए हैं और किनका किनका इन्फ्लुएंस इन पे दिखता है, ये पूछेंगे, ये समझेंगे। उसके बाद लैंडफॉर्म्स का जो लैंडफॉर्म्स है ना, फंक्शन है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम का। तो ये डब्ल्यू एम डेविस का बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस हुआ है और हमेशा एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी में बार बार पूछता है। ये लैंडफॉर्म जो फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, इसको देखेंगे, ये स्टेटमेंट को समझेंगे क्योंकि बीपीएससी में पूछ सकता है कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। फिर ये स्टेज बेस्ड चेंजेस, जो डब्ल्यू एम डेविस है ना वो कहते हैं कि स्टेज बेस्ड चेंजेस, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज को रिवर्स जाता है, फ्लो करता है। तो तीन स्टेज में बेसिकली लैंडफॉर्म बनाती है, तो तीन स्टेज को बारी बारी समझेंगे। उसके बाद इवेल्युएशन, ये देखेंगे कि पॉजिटिव क्या इनका, मतलब कि डब्ल्यू एम डेविस का जो इवेल्युएट करेंगे ना तो देखेंगे कि इनका पॉजिटिव क्या एस्पेक्ट है, नेगेटिव क्या एस्पेक्ट है, सारे को उसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनको देखेंगे कि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, माने कि डब्ल्यू एम डेविस को अगर ज्योग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू, तो कैसे इनका लैंडफॉर्म्स को दिखाएंगे, अलग अलग स्टेज को, लैंडफॉर्म्स को अगर हम मैप पे दिखाना चाहें तो कैसे उसका, मतलब कि उसका जितना भी लैंडफॉर्म्स है कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको समझना मतलब कि बहुत जरूरी है, थोड़ा कम्प्लेक्स भी है। और ये एग्जाम में अगर इसको मेंशन कर देंगे ना तो एग्जामिनर ऐसे भी खुश हो जाएंगे, बहुत नंबर मिलने वाला है। तो इसको हम लोग जब भी पूछेगा ना थ्योरी तो इसको जरूर इंक्लूड करेंगे। तो देखते हैं, लेट ना करते हुए देखते हैं। जैसे कि हम बताएं कि ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, सबसे पहले यही लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट का ये थ्योरी दिए हैं और इनका जो थ्योरी है उसको बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म बोलते हैं। और इसको ना, मतलब कि ये इतना, इनका थ्योरी इतना ईजी था ना समझने के लिए गौतम, कि मतलब कि कोई भी पढ़ के समझ सकता है। इनके बाद मतलब डब्ल्यू एम डेविस के बाद एक साइंटिस्ट और आए हैं जो जर्मन साइंटिस्ट थे। और जर्मन जो होते हैं ना बेसिकली जर्मन में बात करते हैं ना, तो जर्मन लैंग्वेज तो बहुत कम बोला जाता है ना, सिर्फ जर्मनी में ही बोला जाता है। इंग्लिश तो हर जगह बोला जाता है आजकल, तो इंग्लिश समझना आसान है, इसलिए ये थ्योरी ना पूरे वर्ल्ड ओवर फेमस हो गया और सबको समझ में आता है ईजी तरीका से। और इनका लैंग्वेज है ना बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। और एक्चुअली एक बेनिफिट और है, ये जो थे ना ये फील्ड साइंटिस्ट थे। मतलब कि अगर ये कहीं अगर माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ जाते थे, वहाँ देखते थे कि हाँ ये चीज हो रहा है, उसके हिसाब से अपना थ्योरी मतलब कि दिए हैं। तो इनको समझना और भी आसान हो गया है ना, इनको कोरिलेट करना, इनको लैंग्वेज ईजी है और इनका समझाने का तरीका बहुत आसान है। तो ये जो दिए है ना इनको, मतलब कि इसलिए मतलब थोड़ा सा ईजी माना जाता है। इसके अलावा जो जर्मन साइंटिस्ट थे जो इनके बाद आए हैं, जो इनके बाद थ्योरी दी है, इनको पेंक बोलते हैं, पेंक का थ्योरी आता है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे।
बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो दिए हैं ना, इनका थोड़ा सा टफ है, इनका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज यूज किए हैं तो पढ़ना टफ है। और ये एक्चुअली अपना थ्योरी एक्सप्लेन करने से पहले ये अपना इनका डेथ हो गया था, तो इनका जो थ्योरी था ना, उनका सही एक्सप्लेनेशन आया भी नहीं लोगों के पास, तो और भी टफ हो गया समझना इनको। एक तो जर्मन लैंग्वेज यूज किए हैं, और ये एक्चुअली अपना थ्योरी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, एक्सप्लेन करने से पहले इनका डेथ हो गया। तो क्या लिखे हैं, क्या कंसेप्ट है इनका, अगर दूसरा कोई स्टडी करेगा तो एक इंटरप्रिटेशन दे सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या सोचते थे वो तो नहीं ना पाएगा। तो ये सर ये है इंट्रोडक्शन। देखते हैं इसको जनरल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और इसको ना साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, इसको साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साइकिल ऑफ इरोजन इसलिए क्योंकि कोई भी लैंडफॉर्म्स है ना, तो इरोड हो करके ना फाइनली क्या इन प्रोडक्ट बनता है ना, एक साइकिल के रूप में ये पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ इरोजन भी बोलते हैं। उसके बाद ये 19th सेंचुरी का ना, मतलब कि लेट 19th सेंचुरी में दिए, 1890 1892, मतलब 19th सेंचुरी के लेट में दिए थे ये इरोना थ्योरी को। ऑब्जेक्टिव क्या है? जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस शेप लैंडफॉर्म्स, जो हम लोग अभी देखे हैं ना कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए। तो एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, जैसे कौन कौन सा प्रोसेस है, जैसे कि वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना, ग्लेशियर हो गया ना, एयर विंड ग्लेशियर, सब क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स को शेप करते हैं, बनाते हैं ना लैंडफॉर्म्स। तो ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेस माने कि जो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो ये बताया तुमको कि वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लेशियर हो गया। तो ये सब जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है ना, कैसे लैंडफॉर्म्स को शेप करते हैं, ठीक है ना, ये इनको बेसिकली इनका समझने का ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना सारा। उसके बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ लैंडफॉर्म्स टाइम, मतलब कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ लैंडफॉर्म्स इनको बनाना था। बेसिकली क्या है ना, ये कि ये चाहते थे ना, ये चाहते क्या थे, चाहते थे कि कोई भी लैंडफॉर्म्स जो होता है ना, अगर बनता है ना, अगर ये समझ जाएंगे कि कोई भी लैंडफॉर्म्स स्टार्टिंग 3 फेज में जाता है, यंग मैच्योर और ओल्ड में, अगर ये पैटर्न समझ जाएंगे ना कि किस पैटर्न से यंग स्टेज से ओल्ड स्टेज तक पहुंच रहा है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे ना कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री बनाने बैठ जाएंगे कि अगर हाँ, अगर फ्यूचर में अगर कोई अगर माउंटेन यहाँ से, इस माउंटेन से कोई अगर रिवर निकलेगा, तो इस एरिया में कौन कौन सा लैंडफॉर्म्स बन सकता है ना, ये प्रिडिक्ट कर देंगे। नहीं समझ रहा है? अगर हमको अगर पता है कि कोई रिवर निकल रही है, वो रिवर से 3 स्टेज में ये चीज बनता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि अगर सपोज इन फ्यूचर अगर यहाँ पे अगर कोई भी रिवर आ गई, इस माउंटेन से कोई भी रिवर अगर फ्लो करने लगी, तो इस एरिया कैसा दिखेगा, ये दिमाग में प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना, एक इमेज बना सकते हैं ना, तो ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। उसी तरीका से कहीं और अभी रिवर नहीं है, बट कभी और रिवर कहीं अगर रही होगी, उस कारण से लैंडफॉर्म बना होगा, तो भी देखकर समझ सकते हैं ना कि रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो करती होगी। इसका मतलब कि ये मतलब कि यंग स्टेज का ये दिख रहा है, यहाँ पे अभी रिवर नहीं बह रही है वहाँ पे, बट हम अभी वहाँ का लैंडफॉर्म्स को देख करके, चूंकि हमको लैंडफॉर्म्स पता है, यंग स्टेज, ओल्ड मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज का हम लैंडफॉर्म्स का हमको पता है कि हाँ इसमें ये लैंडफॉर्म्स बनता है, इसमें ये बनता है, इसमें ये बनता है, हमको सब पता है। तो जब सब पता है तो उसको देखते हुए हम अगर कहीं लैंडफॉर्म जैसा लैंडफॉर्म हमको दिखता है जहां अभी रिवर फ्लो नहीं करती है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि यहाँ पे इस तरह का रिवर बही होगी, इसका ये लैंडफॉर्म्स होगा, कर सकते हैं ना। तो ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री बनाने की बात करता है कि मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ लैंडफॉर्म्स इन टाइम्स, पहले कभी लैंडफॉर्म्स बना होगा ना, उसका एक हिस्ट्री बनाने की बात करता है, ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया ना, हिस्ट्री बनाने की बात करता है तो हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया। और ये इग्नोर द रोल ऑफ इंटरनल प्रोसेस, ये बेसिकली क्या कर रहा है, कोई लैंडफॉर्म्स बन चुका है, उसके बाद कैसे कैसे 3 स्टेज में टूट रहा है ना, इसको पढ़ने की बात करता है। माने अंदर क्या हुआ ना, अंदर क्या हुआ ना, ये मतलब कि उसके बात ही नहीं कर रहा है। अंदर से जो हमारा जो फोर्स है ना, अंदर से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, और उसका क्या लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट में क्या उसका रोल है, ये उसका बात ही नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये इग्नोर्ड द रोल ऑफ इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। अभी देखते हैं इन्फ्लुएंस, देखते हैं, समझ में आ गया ना, एक जनरल ओवरव्यू आ गया। अभी मतलब क्या थ्योरी है, जनरल ओवरव्यू आ गया। अभी इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो कोई भी साइंटिस्ट होते हैं ना, तो उन पे बेसिकली किसी न किसी चीज का इन्फ्लुएंस होता है, या कोई भी फिलोसफर या कोई भी पॉलिटिशियन होते हैं। जैसे गांधी जी पे था ना, गांधी जी पे जब यूएस गए पढ़ने गए, मतलब यहाँ पे सॉरी इंग्लैंड पढ़ने गए, तो हाँ, तो टोल्स्टॉय कौन का बहुत सारा वो बुक पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से उन पे इन्फ्लुएंस आया है, उनके कोऑपरेशन मूवमेंट, सीडीएम चलाए हैं, जो भी चलाए हैं, तो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस हमको आइडिया।
तो उसी तरीका से इन पे भी कुछ कुछ साइंटिस्ट का इन्फ्लुएंस था। जैसे कि एक का नाम है जेम्स हटन। जेम्स हटन है, ये इनका थ्योरी था जेम्स हटन का, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इनका जेम्स हटन का एक कंसेप्ट है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इसका मतलब होता क्या है, नाम से ही लग रहा है कि यूनिफॉर्म, मतलब ना कोई भी चीज एक जैसा, मतलब अलग अलग नहीं, यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये हो गया ना कि अब ऐसे करते हैं ना कि कोई भी इवेंट अगर अभी हो रहा है ना, इसका मतलब ये है ना कि इवेंट पहले भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। अगर कोई साइकिल अभी हो रहा है, सपोज देखते हैं ना कि सन अभी सन मतलब कि मॉर्निंग में सनराइज होता है, ठीक है, इवनिंग में सनसेट हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में सनराइज होता है, सनसेट होता है। तो आज हम देखे हैं कि मॉर्निंग में सनराइज हुआ है, इवनिंग में सनसेट हुआ, तो हम कह सकते हैं ना कि कल भी ऐसा ही हुआ होगा। सपोज हम ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अभी आया हो और मतलब जन्म हुआ, मतलब कि किसी का साल, मतलब कि 25 साल का 35 साल का बंदा है, एक वो भी गेस कर सकता है कि हाँ आज से 50 साल पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, मॉर्निंग में सनराइज हुआ होगा, इवनिंग में सनसेट हुआ होगा। तो एक यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है, यानी कोई भी इवेंट अगर हो रहा है ना, आज हो रहा है ना, एक साइकिल हो रहा है ना, तो कल भी ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ये इनका कहना था जेम्स हटन का। तो उसी से इनका कहना इसका ये है कि प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी कि आज जो है ना वो की है पास्ट का। आज से ही हमको पता चलेगा कि कल कैसा था। तो ये इसको यूज करके अपना ये थ्योरी दिए हैं। ये यही तो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, डेविस कह रहे हैं कि हम स्टडी करना चाहते हैं या स्टडी किए थे। यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज रिवर फ्लो करती है तो कौन सा लैंडफॉर्म्स बनाती है, इसको स्टडी करके ये हिस्ट्री का लैंडफॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं। कहीं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, और वहाँ पे जो रिवर फ्लो करती होगी इंडस रिवर, अभी सपोज वहाँ नहीं बहती है, जो भी रीजन है जहाँ से अभी रिवर, पहले उसका चैनल कहीं और था, अभी चैनल कहीं और बह कर चला गया, तो वहाँ पर चैनल नहीं जाता है। अभी कोई चैनल ऐसा है इंडस वैली, इंडस रिवर कोई सपोज ऐसा कोई ट्रिब्यूटरी होगी जो कहीं फ्लो करती होगी, अभी सूख गई है उधर। हाँ, तो वहाँ पे जा करके ना WM डेविस ना वहाँ पे जाके ना अपना वहाँ पे लैंडफॉर्म्स को देख के ना बता देंगे कि अच्छा यहाँ पे रिवर बहती थी ना, तो इस तरह के रिवर बहती होगी, इतना उसका चैनल होगा, इस तरह का यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बना है, तो हर चीज को रिलेट कर पाएंगे। तो यही तो है ना, यही थ्योरी तो है ना, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। अभी है उसको पढ़ करके हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं देख करके, ये भी तो ही कहता है, वही थ्योरी तो है। अभी जो हो रहा है ना पहले भी वही हुआ होगा, उसी थ्योरी पे तो वो भी कह रहे हैं, अभी जो हो रहा है पहले वैसा ही हुआ होगा, उसी बेसिस पे अपना हिस्ट्री देते हैं। लैंडफॉर्म्स इन टाइम ज्योलॉजिकल हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए इनका हिस्टोरिकल अप्रोच है, वही चीज है ना। समझ में आ रहा है ना कैसे इनका इन्फ्लुएंस रहा है। दूसरा डार्विन का इन्फ्लुएंस, हम लोग जानते हैं डार्विन का क्या है, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है। डार्विन का कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है। अब इवोल्यूशन मतलब कि इवोल्यूशन में हमको डार्विन क्या कहते हैं कि कोई भी चीज होता है ना जो इवोल्व होता है ना, जैसे लाइफ जो इवोल्व हुआ है ना वो सडन नहीं हुआ है, बहुत ही उसमें धीरे धीरे करके ना एक स्लो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। यानी कि उसमें जैसे कि सिलेक्शन ऑफ नेचर वगैरह है, बहुत सा स्लो प्रोसेस के थ्रू इन्वॉल्व होता है। अगर कोई चीज, अगर किसी लाइफ में जैसे कि कोई आदमी है या कुछ है जिसमें कि वो कोई उसका बॉडी का कोई पार्ट है जो कि एक्टिविटी में नहीं है ना, तो धीरे धीरे उस आदमी से वो गायब हो जाएगा, ऐसा है ना, स्लोली इवॉल्व होता है। तो इसका जो मतलब कि डार्विन का जो कंसेप्ट था ना, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, उसको डार्विन यूज कर लिए। प्रोसेस आर नॉट सडन, तो ये कहते हैं ना कि कोई भी प्रोसेस सडन नहीं है, यहाँ जो प्रोसेस होता है ना वो भी सडन नहीं है, और सडन नहीं है और डिसऑर्डर वे में नहीं है, एक ऑर्डर में एक ऑर्डरली तरीका से सडन स्लो रूप से आगे बढ़ता है। कि पहले यंग स्टेज आया उसमें लैंडफॉर्म्स बना, फिर मैच्योर स्टेज आया उसमें ओल्ड स्टेज आया। ऐसा नहीं है कि हाँ पहले जैसे तैसे रैंडम तरीका से पहले ओल्ड आ गया, यंग आ गया, मैच्योर आ गया, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर वे में ऑर्डरली तरीका से लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, स्लोली ये बोलते हैं। इनका कंसेप्ट समझ में आ गया ना। फिर ये उसी तरीका से पॉवेल है, पॉवेल POWEL, पॉवेल एक्चुअली है ना बेस लेवल का कंसेप्ट देते हैं। बेस लेवल मतलब समझते हो ना, कोई भी रिवर होती है ना, फ्लो करती है ना, फ्लो करके फाइनली कहाँ जाके मिलती है, सी में, ओशन में जाके मिलती है। तो ये ओशन में जाके क्यों मिलती है, क्योंकि उसका बेस लेवल है। बेस लेवल मतलब ना कि कोई भी रिवर, मतलब कि सी जो होता है ना हम लोग का, तो सी को हम लोग बेस लेवल मानते हैं जनरल तरीका से। ऐसे जो बेस लेवल हम लोग का होता है ना, तीन बेस लेवल हम लोग का होता है। हम लोग का बेस लेवल होता है ना, 3 बेस लेवल होता है, एक ग्लोबल होता है, एक रीजनल होता है, एक लोकल होता है। जैसे कि बेस लेवल की बात करेंगे ना, एक ग्लोबल होता है, एक रीजनल होता है, एक लोकल होता है। ग्लोबल मतलब क्या हो गया, जितना कि पूरा वर्ल्ड का सी जाकर मिलता है, ग्लोब का सी जाके मिलता है, यानी कि ओशन में हो गया, ये ग्लोबल हम लोग का बेस लेवल हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं कि रीजनल सी लेवल मतलब कि बोलेंगे कि कोई किसी रीजन में दो चार रिवर ऐसा है जहाँ आकर के मिलती है, उसको बोलेंगे रीजनल सी लेवल बोलते हैं। जैसे कि मतलब कोई ऐसा है ना कि कोई ऐसा ब्लैक सी वगैरह हो गया, ब्लैक सी वगैरह, या कैस्पियन सी, अराल सी, उसमें जाके कुछ रिवर मिलती है ना,
तो उसको रीजनल सी लेवल हो गया, उस रीजन के लिए सी लेवल बेस लेवल हो गया। फिर लोकल, लोकल में क्या हो गया, जैसे कि हम लोग को झेलम यहाँ पे हम लोग का जो जम्मू कश्मीर वाला जो है ना झेलम रिवर, सपोज झेलम रिवर किसी यती में जाके मिलती है वहाँ पे डल लेक में मिलती है, किसमें मिलती है, किसी लेक में मिलती है ना, तो उसके लिए वो क्या हो गया लोकल उसका लोकल बेस लेवल हो गया। कोई भी रिवर किसी झील में, कोई भी रिवर है ना किसी मतलब कि किसी भी छोटे से पॉन्ड में या झील में आकर के मिलती है ना, लेक में आकर मिलती है ना, तो वो लेक जो है ना उसके लिए लोकल बेस लेवल काम करेगा, क्योंकि वहीं पे आकर मिल रही है, रुक रही है। तो ये जो बेस लेवल कंसेप्ट दिए थे ना, यही इसी कंसेप्ट का यूज करके ये डेविस बोलते हैं क्या कि रिवर फ्लो इसलिए करती है ना क्योंकि वो बेस लेवल में मिलना चाहती है। ये बोले कि रिवर फ्लो इसलिए करती है क्योंकि बेस लेवल में मिलना चाहती है अल्टीमेटली। और बेस लेवल में इसलिए मिलना चाहती है ना कि जैसे कि यहाँ से माउंटेन है, सपोज यहाँ माउंटेन है, यहाँ से रिवर निकल रही है, निकल करके कहीं यहाँ पे कहीं सी है, तो यहाँ पे सी में मिलना चाहती है ना, क्योंकि यहाँ से रिवर जो निकल रही है ना उसका mgh देखोगे ना, हाइट का एनर्जी स्टोर होता है इसमें। यहाँ पे हाइट 0 मिनिमम है सी लेवल में, सी लेवल से तो हाइट मेजर करते हैं हम लोग, यहाँ से हाइट मिनिमम हो गया, यहाँ पे एनर्जी उसका मिनिमम होता है ना, इसलिए हाई एनर्जी से वो एनर्जी पाना चाहेगा ना, कोई भी स्टेबल होना चाहेगा। तो ये इनका कंसेप्ट ये था, इसलिए ये बोले कि इसलिए रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इन्फ्लुएंस समझ में आ गया। ये तीनों साइंटिस्ट का इन्फ्लुएंस कैसे था, जेम्स हटन का यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, डार्विन का कांसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड पावेल का बेस लेवल चेंज, समझ में आ गया ना। ये कहते हैं डब्ल्यू.एम. डेविस का कि बेस लेवल है ना वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। बेस लेवल माने कि जो सी का जो लेवल है वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, बट ऐसा तो है नहीं। अब सपोज मान के चलो यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे ये माउंटेन है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे रिवर है, ठीक है ना, यहाँ पे सी है, यहाँ से रिवर निकल रही है, यहाँ से गई इस तरह से यहाँ पे फ्लो कर रही है पानी अपना को। अब सपोज मान लो कि ये लैंड ना थोड़ा सा लैंड ना ये इसका अपलिफ्टमेंट हो गया लैंड का। टेक्टोनिक पढ़े थे हम लोग कि दो प्लेट अगर होता जो टकराएगा तो कुछ लैंड ऊपर जाएगा या कुछ नीचे आएगा, बहुत सारा रीजन हो सकता है ना टेक्टोनिक में। क्या राइजिंग लिम होगा। हाँ, अगर हम लोग पढ़े थे कि हम लोग कॉन्टिनेंट बिल्डिंग में हम लोग फोर्सेस में भी पढ़े थे कि फोल्डिंग होता है, बार्पिंग होता है, पढ़े थे ना। तो अगर सपोज मतलब कि हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स अगर मिल रहा है तो क्या उसको बोलेंगे, इपेरोजेनिक फोर्स। और जो फोर्सेस मतलब कि वर्टिकली मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, ओरोजेनिक फोर्स होता है इसके माउंटेन बिल्डिंग करता है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है इसका क्या करता है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग करता है, इसको इपेरोजेनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये जो पूरा लैंड मास है ना, जो इपेरोजेनिक फोर्स के कारण पूरा लैंड अपलिफ्ट हो गया, तब क्या होगा, ये पूरा लैंड अपलिफ्ट हो गया तो जैसे था वो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब जो रिवर यहाँ फ्लो कर रही थी अब वो रिवर तो यहाँ फ्लो करेगी, तब तो सी लेवल तो यहाँ है, यहाँ से तो गिरेगी, यहाँ आके मिलेगी ना ये। तो अब इसके लिए ना पहले यहाँ पे फ्लो गिर जाता था, ये पानी मिल जाता था। अब यहाँ पे एनर्जी जीरो हो जाता था, इसका यहाँ पे एनर्जी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एनर्जी कुछ रहेगा क्योंकि हाइट अभी भी है यहाँ पे। तो बेस लेवल चेंज हो गया ना इसके लिए। या ऐसे कहो ना कि ये इवॉल्व होगी ना, जब बाहर आएगी ना तो यहाँ वाला तो कुछ यहाँ वाला भी तो कुछ बाहर आएगा, लैंड बाहर आएगा, तो ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, अब जो यहीं पे पानी सी में मिल रहा था अब यहाँ आके मिलेगा सी में, ठीक है ना। तो बेस लेवल चेंज हो जाएगा ना इसका। या फिर ऐसा कहो कि सी ही नीचे चला जाए, सपोज सी ही पूरा नीचे चला जाए, यहाँ सी था ना अब यहाँ पे सी चला जाए, ऐसे बेस लेवल चेंज हो गया ना, बेस लेवल नीचे आ गया ना। तो डेविस ने कहा था कि बेस लेवल चेंज ही नहीं होता है, बट ऐसा तो नहीं है, बेस लेवल चेंज हो सकता है। और अंटार्कटिक पर बर्फ मतलब पिघलने से भी तो बढ़ रहा है। हाँ, सी किसी कारण से अगर अप डाउन हो रहा है ना तो बेस लेवल चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो बेस लेवल बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है तो बेस लेवल नीचे जा रहा है, नेगेटिव चेंजिंग बेस लेवल। तो ये इनको जब बाद में जब साइंटिस्ट लोग बोला ना कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि बेस लेवल चेंज नहीं होता बट होता है, तो ये कहते हैं ना कि ये मेरा नॉर्मल साइकिल है ना उसमें ये इंटरप्शन है। ये कहते हैं कि मेरा नॉर्मल साइकिल में ये जो हो रहा है ना वो इंटरप्शन है, सिंपली ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। फिर ये हो गया, हम लोग देखते हैं कि लैंडफॉर्म्स जो है ना ये कहते हैं कि फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम। ये कहीं तो कहना था होता है ना कि लैंडफॉर्म जो बेसिकली होता है ना 3 चीज का फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि किस तरह का रॉक है,
किस तरह का मिनरल उसमें मिला हुआ है, किस तरह का फोल्ड है, सब स्ट्रक्चर में ही आएगा ना। तो ये सब इसका आ जाएगा स्ट्रक्चर में। तो ये सब चीज होता है ना, लैंडफॉर्म्स को डिसाइड करता है। ये सब चीज, अगर कोई लैंडफॉर्म्स बन रहा है तो कोई हार्ड ज्यादा रहेगा तो टूटेगा नहीं, कम सॉफ्ट रहेगा वो टूट जाएगा। अगर कोई फॉल्ट है तो वहां से जल्दी टूटेगा। तो जो लैंडफॉर्म्स बन रहा है ना, इससे चीज पर डिपेंड करेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है। प्रोसेस मतलब अभी हम लोग देखे थे कि इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस। जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगा एक्सटर्नल प्रोसेस होगा, इंटरनल फोर्स के कारण होगा इंटरनल प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे कैच ये है कि जो डब्ल्यू.एम. डेविस थे, जो कहाँ के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, तो वो बेसिकली क्या किए, जहां भी वो गए ना माउंटेन का स्टडी करने, उनको जो मिला ना वेदर, वो कूल टेम्परेचर था, ह्यूमिड था एंड टेम्परेट रीजन में था। तो इसके हिसाब से कूल, ह्यूमिड एंड टेम्परेट रीजन में वो स्टडी करने गए, तो उनको ये समझ में आया ना कि जो लैंड फॉर्म्स जो बनता है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना, वो रिवर होता है। बट वो गलती से सहारा में नहीं पहुंच गए थे। अगर सहारा में पहुंचते ना तो कहते ना कि रिवर उवर कुछ नहीं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ना तो वो एयर होता है। पूरा सैंड को उड़ा के ले जाता है, पहाड़ तक को तोड़ देता है ना। तो गलती से कहीं वो ना रसिया नहीं पहुंच गए थे। रसिया पहुंचते ना तो कहते हैं ना नहीं, आर्कटिक में, रसिया में सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो ग्लेशियर है। तो एक्चुअली ये वाली बात हुआ ना कि कुआं का मेरा कुआं में टटर करता है तो उनको पता ही नहीं चलता है। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बट वो है कि मतलब कि ये कहते हैं ना क्या कि मतलब कि कूल, ह्यूमिड एंड टेम्परेट रीजन में मतलब गए और बोले ना कि सिर्फ और सिर्फ रिवर ही रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ लैंड फॉर्म्स बनने के लिए। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ना, सिलेबस में ही मेंशन है कि एरिड लैंड फॉर्म्स, ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं ना, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स। तो ये रिवर पे ही ये इनका मेन फोकस था। इसको बोलते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। यही नॉर्मल है, रिवर के कारण जो फ्लो होता है, रिवर के कारण, फ्लो के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनता है अलग अलग स्टेज में, तीनों स्टेज में, सिर्फ यही नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल नहीं है। बाकी सब हो रहा है ना तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंटली हो रहा है। कितना बड़ा फ्लॉ है थ्योरी का, तुमको हम बताएंगे नहीं, यहीं से इनका क्रिटिसिज्म निकल रहा है। यहीं से तुमको क्रिटिसिज्म निकल रहा है कि ये बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट है, बाकी कुछ एक्सीडेंट है। अगर हो रहा है तो बाकी एक्सीडेंटली, जैसे कि नहीं मिस्टेक से हो जाता है, गलती से, उस तरह से हो रहा, यही नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल है ये रिवर। फिर टाइम, स्टेज बेस्ड, तो टाइम के बोले तो कि कोई भी लैंडफॉर्म्स होता है ना, टाइम से वो बनता है, स्लोली इवोल्यूशन। टाइम का जो कंसेप्ट कहाँ से आता है, डार्विन से आता है। स्लोली कोई भी चीज होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना टाइम कहाँ से आता है। और इनका जो 99% जो फोकस था ना, मैंने कहीं 99% कहे, इनका जो मेजर फोकस था ना वो स्टेज पे था। तो क्या सोचो ना, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड तीनों स्टेज में ही अपना थ्योरी को डिफाइन करते हैं। मैंने अपना पूरा थ्योरी को 3 स्टेज में ही डिफाइन करते हैं। तो टाइम ही तो है ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे स्टेज इनका बढ़ रहा है, और ये पूरा स्टेज को ही, पूरा थ्योरी को ही 3 स्टेज में अपना डिफाइन करते हैं। तो इनका मेन जो फोकस होता है ना स्टेज पे होता है, यानी कि तीनों में से ना सबसे ज्यादा फोकस स्टेज पे आता है। और उसके बाद बस कुछ नहीं, इसमें से प्रोसेस में से वो बस बोलते हैं कि रिवर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका तुमको थ्योरी का ड्रॉबैक यहीं से निकल जाएगा कि इनका जो मेन फोकस होता है स्टेज पे होता है, जिसको कि पेंक ना बोलते हैं कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पेंक इसका उल्टा जाके बोलते हैं कि कोई लैंडफॉर्म्स बनता है ना वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, बस वो प्रोसेस पे, एक स्टेज पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसे जैसे कि यहाँ से यंग में गया फिर वो मैच्योर में आया, ओल्ड एज में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टाइम जैसे बढ़ते जाएगा ऐसे होते जाएगा। ये भी हो सकता है कि सपोज कोई यंग स्टेज में है फिर मैच्योर में आया और सिचुएशन चेंज हो गया, टेक्टोनिक का कुछ इंट्रैक्शन प्लेट का हो गया, और फिर से मैच्योर से हो सके फिर से यंग में चला जाए, फिर से रिवर रिजुविनेट हो जाए, ऐसा हो सकता है। सोचो ना जी, यहाँ से कोई, अभी तो बताए थे, यहाँ से रिवर निकल रही है, यहाँ पे आके बेस लेवल में मिल रही थी, अपलिफ्टमेंट हो गया पूरा लैंड का, अपलिफ्टमेंट हो गया। जहां मैच्योर स्टेज में था ना वो फिर से यंग स्टेज में आ गया रिवर, तो फिर से साइकिल रिवर्स हो गया ना। तो डब्ल्यू डेविस का उल्टा हो जाएगा। तो टाइम पे डिपेंड नहीं किया, टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन इनका स्टेज पीछे चला गया। तो टाइम से डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ये पेंक बोले थे, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो इनका ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है ना। और स्टेज पे ये फोकस ही नहीं करते हैं। स्टेज के बारे में बताते तो हैं कि डिपेंडेंट करता है, बस थ्योरी में कहीं पे मेंशन ही नहीं करते हैं कि स्टेज का क्या रोल है ज़्यादा। तो ये बहुत ही कम रोल, इस पर कम फोकस करते हैं, इसे थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। मेन फोकस इसका इन पर रहता है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया, ड्रॉबैक भी यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
अब समझते हैं, हम लोग देख चुके हैं इंट्रो और ये इन्फ्लुएंस देख चुके हैं, लैंडफॉर्म्स देख चुके हैं, स्टेज बेस्ड चेंज हम लोग देखेंगे अभी। स्टेज बेस्ड चेंज देखते हैं, स्टेज बेस्ड चेंज देख लेते हैं। स्टेज बेस्ड चेंज में बेसिकली क्या है, थ्योरी। सबसे पहले स्टेज बेस्ड चेंज देखने से पहले ये सब तो हम तुमको अभी बता रहे थे कि एग्जाम में आएगा तो तुमको स्टेज बेस्ड चेंज थ्योरी ही पूछेगा, यहाँ से थ्योरी पूछेगा, इवोल्यूशन पूछेगा, कुछ और पूछेगा। ये लैंडफॉर्म्स का एक स्टेटमेंट है, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंडफॉर्म्स जो है 3 चीज का फंक्शन होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो एक्सप्लेन कर दोगे ना इसको। फिर पूछ सकता है कि इसका किसका किसका इन्फ्लुएंस है, एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से लिख दोगे ना, तीनों को लिखते हुए हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दोगे ना, डायग्राम बना बना करके बेस लेवल अभी दिखाए थे उस तरह से करके हल्का से दिखा दोगे ये। फिर इंट्रो में तो चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ये हो गया। और स्टेज बेस्ड चेंज देखते हैं तो उसके पहले थ्योरी देखते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ है ना जो ये एज्यूम करते हैं, पहला मानते हैं ना कि लैंडफॉर्म जो बनता है ना प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस का ये प्रोडक्ट है, बस इतना ही बोलते हैं ये। अब मेन ये कंसिडर करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स को, बताया ना कि मेन एक्सोजेनिक फोर्स को कंसिडर करते हैं जो, उसमें भी स्पेसिफिकली रिवर को, ये बेसिकली एक्सोजेनिक फोर्स को ही कंसिडर करते हैं, और उसमें भी रिवर को, बाकी कुछ किसी को कंसिडर नहीं करते हैं। फिर देखो क्या है, ये मानते हैं ना कि कोई भी जो इरोजन होता है ना, तो इरोजन स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले एक फ्लैट फीचरलेस प्लेन होता है। इनका मानना है ना कि सबसे पहले एक फ्लैट फीचरलेस प्लेन होता है जहाँ कुछ नहीं होता है, एकदम फ्लैट फीचरलेस है। उसके बाद ना सडन अपलिफ्टमेंट होता है यहाँ पे एकदम t=0 में, t=0 माने कि एकदम 0 टाइम में एकदम सडन अपलिफ्टमेंट होता है, जो कि संभव नहीं है। जो संभव नहीं है, ये एक्चुअली इनका कहने का मतलब ये था ना, ये इंडोजेनिक फोर्स जो है ना, इंडोजेनिक फोर्स को अगर एक्सप्लेन करते तब तो समझ में आ ही जाता ना कैसे अपलिफ्टमेंट हो रहा है। इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही तो अपलिफ्ट हो रहा है ना, हम लोग पढ़े हैं ना कि इंडोजेनिक एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक में पढ़े हैं ना, इंडोजेनिक में पढ़े हैं ना, इपेरोजेनिक ओरोजेनिक सब इंडोजेनिक फोर्स है ना ये सब। तो ये सबको कंसीडर ही नहीं करते हैं। अगर कंसीडर करते इंडोजेनिक और ये एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक फोर्स को कंसीडर करते तब तुमको समझ में आता ही ना, बट वो नहीं करते हैं इंडोजेनिक फोर्स को कंसीडर। ठीक है, और उसके बाद अभी बताएं यहाँ पे कि फ्लैट फीचरलेस प्लेन मानते हैं, शुरू में मानते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो होता है ना फ्लैट फीचरलेस प्लेन होता है जो कि बेस लेवल के पास में रहता है, ये जो है ना बेस लेवल के लेवल में रहता है शुरू का जो फीचरलेस प्लेन है जो। फिर बोलते हैं कि सडन अपलिफ्टमेंट होता है या माउंटेन बन जाता है एकदम। देखो शॉर्ट पीरियड रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, कि शॉर्ट पीरियड में ना एकदम रैपिड रेट से अपलिफ्ट होता है माउंटेन, और वहाँ पे जो फ्लैट फीचरलेस प्लेन है ना अपलिफ्ट होकर माउंटेन बना देता है। नो इरोजन अंटिल अपलिफ्टमेंट कंप्लीट, जब तक अपलिफ्टमेंट चल रहा है ना कोई इरोजन नहीं होगा। हालांकि ऐसा होता है, तो आइडियल केस मान रहे हैं, हर चीज को कह रहे हैं क्या कि देखो हम यहाँ पे एक फ्लैट फीचरलेस प्लेन मानते हैं, तो एक आइडिया है, एक है दिमाग में मान रहे हैं, उसको कह रहे हैं क्या कि उसको पहले उठने देते हैं। और उठ कैसे रहा है वो फीचरलेस प्लेन, उठ कैसे रहा है, t=0 पे वहाँ पे कोई भूत आ गया उसको उठा दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन ये सब चीज आइडियल में मान रहे हैं ये, जब उठ गया है तो कह रहे हैं क्या कि जब तक इरोजन स्टार्ट नहीं होगा जब तक उठेगा नहीं। मतलब वही वाले कह रहे हैं ना कि जब तक हम तुमको अधिक करना, जब तक हम मारो नहीं या कुछ करो नहीं, या हमको करने दो ये काम, उसके बाद तुम करना। सब कुछ हो रहा है ना, हवा चल रहा है, हवा से इरोजन होगा, पानी कहीं कहीं बह रहा होगा उससे भी इरोजन होगा, हर जो टेम्परेचर है, एयर है, सब कुछ फ्लो कर रहा है। इन्वायरमेंट में वाटर का मतलब कि हर जगह वाटर ही नहीं, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर भी तो है ना, उससे भी तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर सब में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है ना सबका इस पे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पिंक बोलते हैं कि नहीं इरोजन और जो लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट और इरोजन साथ में होता है, तो वो सही है। यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं पहले फ्लैट फीचरलेस प्लेन था जो कि सडन अपलिफ्ट हुआ, इरोजन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उनका ये पॉइंट है। नो इरोजन अंटिल अपलिफ्टमेंट कंप्लीट। फिर कहते हैं ना कि इवोल्यूशन जो, अब इवोल्यूशन जो है ना इसका लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन होगा यहाँ से, यहीं से ना कोई रिवर निकलेगा, माउंटेन है तो निकलेगा, आएगा ना रिवर। या कहीं कहीं जैसे कि ये माउंटेन ऐसे थोड़े ना दिखेगा, माउंटेन का मतलब कुछ ऐसा होगा ना कि ये रिवर है, ऐसे से जा, ये माउंटेन है, अब रिवर आ रही है तो रिवर काटते जाएगी ना, ऐसे से जा रही है रिवर, ऐसे जाएगी ना रिवर तो काटते जाएगी ना, हर फॉर्म बनाते जाएगी। ऐसे दिख रहा है मतलब तुमको ये माउंटेन है, मतलब कि एक लंबा माउंटेन होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि बस यहाँ पे खड़ा कर दिया ऐसा माउंटेन हो गया। तो लैंडफॉर्म्स बनेगा ना तो ये कहना था इनको कि ऑर्डरली बनेगा, माने कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। ये तो जनरल ऐसा देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्स हो सकता है ना। अभी बताए कि टेक्टोनिक के थ्रू मूवमेंट के थ्रू अगर कहीं सपोज लैंडफॉर्म्स का अपलिफ्टमेंट होता है तो क्या होगा,
रिजुमिनेट हो जाएगा और रिवर और भी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करने लग जाएगा। जहाँ पे रिवर बूढ़ा हो गया था, मैच्योर स्टेज या ओल्ड स्टेज में आ गया था, वहाँ रिवर फिर से रिजुमिनेट हो जाएगा, यंग हो जाएगा और फिर से तेज़ी में बहना चालू कर देगा। होगा ना ऐसा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो ये हो जाएगा। और इरोजन होगा तब तक होगा जब तक बेस लेवल अचीव नहीं कर लेगा। मैंने इरोजन तब तक होगा ना जब तक बेस लेवल अचीव नहीं कर लेगा रिवर। ये तो ये समझ में आता है, सब सही है। इनका बेसिक ये था, स्टेज बेस चेंजेस था। और उसके बाद ना, उसके बाद ये इनका थ्योरी हो गया है। अब तुम देखोगे ना, इनका देखोगे स्टेज पे चेंज, ये देखोगे स्टेज देखोगे तो पहला यूथ स्टेज दे लेते हैं। 31 हाँ, तो लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में रखे दोस्तों, बिकॉज ये लंबा हो जाता है वीडियो तो आप लोग भी प्रॉब्लम होता है और मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम में रखूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, खत्म कर देते हैं इसको थोड़ा सा और। यूथ स्टेज में देखते हैं। तो यूथ स्टेज में क्या है ना गौतम, यूथ स्टेज में जैसे कि अब ये देखो ना कि अब ये बताओ यूथ स्टेज कंपेयर करते जाते हैं तब समझ में आएगा। अब ये देखो कि सपोज मानो ना कि कोई माउंटेन इस तरह से है, ठीक है। अब यूथ स्टेज में क्या होता है, यूथ स्टेज में क्या होता है ना कि जो माउंटेन जो है ना, तो अगर कोई रिवर में अगर कोई वाटर फ्लो कर रही है ना, तो यंग स्टेज में क्या करता है ना कि पानी ऊपर पहाड़ से गिरती है ना, जैसे कि गॉर्ज बनाता है या फिर मतलब कैनियन बनाता है, या फिर वहाँ पे देखते हो ना कि मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो यंग स्टेज में ना पानी ना पहाड़ से ऊपर से गिरती है ना। तो जब पानी गिरती है ना तो क्या करेगा ना, वैली का जो बेस होगा ना उसको ज़्यादा काटेगा। इधर ज़्यादा काटने के अलावा इधर उतना नहीं काटेगा, बशर्ते कि ये नीचे वैली जो है ना गड्ढा करते चला जाएगा ये। तो ऐसे मानते हैं ना कि अगर ये माउंटेन पे सपोज अगर वाटर फ्लो कर रही है ना, तो ये जो होगा ना इस तरह से इसको गड्ढा करते चली जाएगी। अगर रिवर फ्लो कर रही है ना तो इस तरह से गड्ढा करते चली जाएगी। ठीक है, समझ रहा? ये माउंटेन तुमको दिख रहा है ना, ये ऐसा माउंटेन नहीं है, ये माउंटेन कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा माउंटेन है। ठीक है, अब यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पर चैनल बना हुआ है। अब ये चैनल में रिवर फ्लो कर रही है तो इस चैनल को काटेगी ना, अंदर काटेगी ना, तो अंदर जो काट रही है ना वही ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। बस तुमको ये तो तुमको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना जी, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना जी माउंटेन का, समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब क्या होगा, ये मैच्योर स्टेज हो गया। अब ये जब जैसे ही ना ये यंग स्टेज हो गया, जैसे ही मैच्योर में जाएंगे ना तो क्या होगा ना कि ये जो इस तरह से माउंटेन है, अब क्या होगा मैच्योर में जाएंगे तो अब ना ये ज़्यादा काटना चालू कर देगी धीरे धीरे, ये सब काटना चालू कर देगी। समझ रहे हो? कैसे समझ रहे हो कि यहाँ पे रिवर में सिर्फ इधर अंदर काटेगी, वैल्यू काटेगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, जब पानी ज्यादा आ जाएगा ना, लेटरल भी काटना था। हाँ पानी ज्यादा आ जाएगा ना, तो पानी तो गिर नहीं रहा है कहीं गॉर्ज से या कहीं वाटरफॉल नहीं हो रहा है ना, वाटरफॉल हो रहा है या गॉर्ज है तब ना एकदम नीचे काटेगा पानी, ऊपर से कहीं से गिरेगा तब, जैसे कि पानी गिराओगे तब ना। अब पानी का बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, मैच्योर स्टेज में आ गया है, मैच्योर हो गया, पूरा एकदम वॉल्यूम बढ़ गया पानी का, जा रहा है एकदम पानी, एकदम जबरदस्ती ठेलते जा रहा पानी इधर उधर, आस पास अपना एकदम ठेलेगा ना, इधर प्रेशर लगाएगा तो इससे क्या होगा ना कि इधर पूरा फोर्स लगेगा एकदम। तो उससे क्या होगा ना कि जब यहाँ फ्लो कर रही थी ना तो इधर भी काटेगी तो काटते जाएगी पूरा दम। तो अभी ये माउंटेन का कुछ साइज ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। जब ओल्ड स्टेज में जाएगी तो क्या करेगी, यही रिवर को पूरा काट देगी, ये कुछ ऐसा दिखेगा। पानी बहुत ज्यादा होगा लेकिन स्लो हो जाएगा, और मतलब कि ये जो डाउनवर्ड कटिंग है ना ये लगभग ना के बराबर होगा। और इधर जो कट करता है ना, लेटरल स्टार्टिंग में काटेगा, बाद में नहीं काटेगा, ये भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा इसका। यहाँ पे है कि ये तो बंद ही रहेगा और स्टार्टिंग में ये हल्का सा रहेगा, बट इसका मेन जो रहेगा लेटरल काटेगा, ठीक है ना।
तो ये किस तरह से काटेगा ये समझा दिए हैं। और यहाँ पे तो बेसिकली तुमको समझ में आता है ना कि यंग स्टेज में क्या होता है। यंग स्टेज में बेसिकली जो स्मॉल रिवर होता है, यंग होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है यदि में यंग स्टेज जो होता है जो। और यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं ना कि दो टर्म होता है, एक दो टर्म होता है, एक एब्सोल्यूट हाइट होता है और एक रिलेटिव हाइट होता है। ये समझना बहुत जरूरी है, एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट क्या है। तो एब्सोल्यूट हाइट ना, यहाँ से ये जो माउंटेन का जो पूरा हाइट है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइट, ठीक है। और जो ये जो जितना है ना, ये जो हो गया वैली का जो हाइट हो गया, यानी कि वैली हो गया ना, माउंटेन में जो वैली बन रहा है, तो वैली का जो हाइट हो गया ना, ये क्या है, रिलेटिव हाइट है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट हाइट है, रिलेटिव हाइट, समझ आ रहा होता। आप तुमको ये बताते हैं ना, अब बताओ कि यंग स्टेज में एब्सोल्यूट हाइट का क्या होगा। यंग स्टेज में क्या होता है कि ये काट रहा है, यंग स्टेज में क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये वैल्यू को काट रहा है इस तरह से, ठीक है। माने ये जो हाइट मेरा कम हो रहा है, क्या मेन जो हाइट है वो कम नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो मेन, ऐसे देखो ना, यही तो माउंटेन था ना, अब क्या किया, हल्का सा ऊपर से ओपन हो गया है या इस तरह से अंदर काटते जा रहा है, हाइट को कम ही नहीं कर रहा है। तो इसमें जो एब्सोल्यूट हाइट है ना, एब्सोल्यूट हाइट है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, एब्सोल्यूट हाइट कांस्टेंट होगा ना इसमें। अब रिलेटिव हाइट क्या होगा, रिलेटिव हाइट क्या होगा ये बताओ। रिलेटिव हाइट माने ये हाइट, अब बताओ तुम ही खुद बताओ कि पहले सपोज पहले पहले रिलेटिव हाइट मेरा ये था, ठीक है, अभी रिलेटिव हाइट मेरा ये हो गया है, तो रिलेटिव हाइट घट रहा है कि बढ़ रहा है। रिलेटिव हाइट ये था, फिर रिलेटिव हाइट ये हो गया, बढ़ रहा है ना रिलेटिव हाइट, तो रिलेटिव हाइट इंक्रीज करता है यहाँ पे, मैंने कहा एब्सोल्यूट हाइट कांस्टेंट रहता है, रिलेटिव हाइट इंक्रीज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे वैली का शेप देखेंगे तो क्या होगा, भी शेप वैली होता है, ठीक है। यहाँ पे भी शेप वैली होता है ना, भी शेप वैली दिख रहा है ना जी, ऐसे देख रहा है ना कि भी शेप वैली हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका शेप बेसिकली ऐसा कहो ना कि कन्वेक्स होता है, मतलब ये जो ना ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना ऐसे होता है, कन्वेक्स टाइप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे और कुछ छूटा नहीं है, देख रहे हैं बस। यहाँ पे तो समझ में आ गया कि वैली डिपिंग ज़्यादा होता है, लैटरल इरोजन कम होता है, ऐसा होता है ना। मैच्योर स्टेज में बताओ, मैच्योर स्टेज में एब्सोल्यूट हाइट क्या होगा, डिक्रीज। एब्सोल्यूट हाइट क्या होगा, डिक्रीज। कैसे, क्योंकि ये देख रहा है ना कि यहाँ से घट करके यहाँ आ गया है एब्सोल्यूट हाइट, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है। और रिलेटिव हाइट क्या हो रहा है, रिलेटिव हाइट पहले यहाँ से लेकर यहाँ था, फिर यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से हो गया, सॉरी पहले यहाँ से ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये भी तो घटते जा रहा है। लेकिन सोचो स्टार्टिंग में रिलेटिव हाइट भी यहाँ पे घट रहा है, कहेंगे कि रिलेटिव हाइट यहाँ भी घट रहा है, रिलेटिव हाइट यहाँ भी घट रहा है। लेकिन सोचो जब स्टार्टिंग में रिलेटिव हाइट बढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्टार्टिंग में रहेगा ना, तो स्टार्टिंग में हमारा यंग स्टेज से जैसे ही मैच्योर स्टेज में जाएगा ना, तो यह स्टार्टिंग वाला जो मैच्योर, इसमें जो स्टार्टिंग वाला फेज रहेगा ना, उसमें यंग स्टेज का कुछ फीचर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा ना, वैली को नीचे काटेगा स्टार्टिंग स्टेज में। तो क्या करेगा ना कि ऊपर से भी इरोजन हो रहा है, लेकिन ऊपर का इरोजन, यहाँ पे ऊपर इरोजन नहीं होता है, लेकिन जैसे यंग में जाएंगे, जैसे मैच्योर में जाएंगे ना, तो ऊपर से इरोजन स्टार्ट होता है। लेकिन इसे जस्ट इसमें इंटर करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, ऊपर से हल्का काटेगा, वैली को अभी भी बहुत काटेगा, तो उसके हिसाब से अभी भी रिलेटिव हाइट शुरू में इंक्रीज करेगा। लेकिन फिर जैसे आगे जाएगा ना, मैच्योर में जाएगा ना, लेट मैच्योर में जाएगा ना, तो क्या होगा ना कि वैली डिपनिंग एकदम कम हो जाएगा, और वैली बार्डनिंग चालू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना कि ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा, वैली डिपनिंग अब फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा ना कि बार्डनिंग चालू हो जाएगा, माने कि ये नीचे आना चालू हो जाएगा, ये वाला नीचे आना चालू हो जाएगा। तो ये फिक्स है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एब्सोल्यूट हाइट, रिलेटिव हाइट घटेगा, माने कि स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा, लेकिन बाद में रिलेटिव हाइट घटेगा। तो ओवरऑल रिलेटिव हाइट घटेगा, लेकिन स्टार्टिंग में रिलेटिव हाइट बढ़ेगा, इसका फीचर रहेगा, फिर बाद में रिलेटिव हाइट घटेगा, इसका फीचर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बीच का स्टेज है, इसका फीचर मिला के बनता है ना, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा जो स्लोप होता है किस तरह का, वैल्यू स्लोप किस तरह का होता है, इसमें वैल्यू डिपनिंग ना के बराबर होगा इसमें, और इसमें वैल्यू वाइडनिंग होगा, ऐसा समझ में आता है ना होता है। और इसमें रेक्टेंगुलर होता है, इसमें कन्वेक्स होता है ना, इसमें वैल्यू जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है, ऐसा होगा, ये ऐसा कन्वेक्स नहीं, ये रेक्टेंगुलर होता है वैल्यू, दिख रहा है ना इसमें तुमको ऐसा दिख नहीं रहा, इसमें ऐसा टाइप का दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है ना रेक्टेंगुलर टाइप का है। रेक्टेंगुलर मतलब, हाँ रेक्टेंगुलर मतलब वैल्यू, मतलब कि ये अगर ये इस तरह से माउंटेन जा रहा है ना, अगर इरोजन हो रहा है ना, तो सीधे इस तरह का इरोजन होगा, ऐसे इरोजन होगा एकदम रेक्टेंगल का तरह। और अब जब इसमें इरोजन होगा तो ऐसा नहीं होगा, इसमें इरोजन होगा तो तुमको कन्वेक्स बनाएगा, मतलब कि ऐसे होगा, यहाँ ऐसे काटेगा, इसका फ्लोर ऐसे रहेगा, ये सब को काटेगा तो लैटरल हो गया ना जी, ये सब नहीं काटेगा, ये सब उठा हुआ रहेगा इस तरह का, बस नीचे काटेगा, इसलिए अंदर गड्ढा होते चला जाएगा ये। तो ये रेक्टेंगुलर दिखे, मतलब ये तुमको कन्वेक्स दिखेगा ना, ये इधर हल्का सा सोलन रहेगा, फूला हुआ रहेगा, क्योंकि काट नहीं रहा है इधर, नीचे काट रहा है सिर्फ, समझ रहा है ना। हाँ, इसमें क्या होता है ना कि इसमें तुमको बस करना, इसमें तो क्या होगा, एब्सोल्यूट हाइट मतलब कि घटेगा ही ना, इसमें तो घटते चला जाएगा, तो एब्सोल्यूट हाइट का बात ही नहीं होगा, इसमें तो घट जाएंगे, घटेगा नहीं इसमें भी, रेक्टेंगुलर हाइट भी घटेगा इसमें। और इसमें क्या होगा बेसिकली, ये साइज कैसा होगा इसका दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, कनकेव दिखेगा ये, ठीक है, कनकेव दिखेगा वो। 3 स्टेज समझा दिए हैं हम, मतलब शॉर्ट में समझा दिए हैं, अब समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा, ये इतना से लिखा भी जाएगा एग्जाम में डायग्राम बना करके। और इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इवैल्यूएशन देख लेते हैं। लिखेंगे नहीं, बस खाली बोलते हैं, इसका इवैल्यूएशन बताओ इसका, आपके मतलब कि अभी बताओ इसका पॉजिटिव इवैल्यूएशन क्या है, नेगेटिव पहले पॉजिटिव में देखते हैं, पॉजिटिव में क्या क्या। पहला तो बताया कि बहुत सिंपल थ्योरी है, ठीक है ना, और मतलब सिंपल माने कि समझने में सिंपल है। दूसरा कि इसका लैंग्वेज भी सिंपल यूज किया गया, जर्मन नहीं बस इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज यूज किया गया है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जा के अपना स्टडी किए हैं, तो मतलब कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू किए हैं, तो ये जनरल पब्लिक है रिलेट कर पाता है, जनरल चीज जो देखता है उससे, है ना। चौथा क्या है, चौथा बताओ क्या है। पहला साइंटिस्ट जो होलिस्टिक वे में दिए हैं पूरा इसको, हाँ पहला साइंटिस्ट जो होलिस्टिक वे में दिए हैं, इसको हम स्टडी करके ना हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं लैंड फॉर्म्स का, और जो प्रीवियस में जो हमारा हिस्ट्री है ना, वो भी बता सकते हैं कि किस तरह का लैंड फॉर्म्स रहा होगा, उसके हिसाब से किस तरह का यहाँ पे सिचुएशन रहा होगा, है ना। जियोमॉर्फिक हिस्ट्री हम बना सकते हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल अप्रोच है, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं लैंड फॉर्म्स का, ये भी तो इसका पॉजिटिव है। इस तरह से 4-5 पॉइंट लिखा जाएगा, है ना। प्रिडिक्ट करने में भी काम आता है, ये सब लिखा जाएगा ना 4-5 पॉइंट। नेगेटिव इसका क्या आएगा, खाली नेगेटिव बहुत सा आएगा कि ये बोलते हैं कि रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है, तो वो नेगेटिव है इनका। फिर बोलते हैं कि यहीं से देखो ना नेगेटिव है, ये सिर्फ मतलब कि स्ट्रक्चर पे फोकस ही नहीं करते हैं, और टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर बोलते हैं कि ये सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स को ये लेके चलते हैं, इंटरनल फोर्स अपलिफ्टमेंट के बाद ही अच्छी होता है। हाँ, पहले अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब इरोजन होगा, वो भी गलत है। फिर ये बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स को भी नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, सिर्फ एक्सोजेनिक फोर्स की बात करते हैं, तो ये सब नेगेटिव ही आ जाएगा, इनका आ जाएगा ना ये सब नेगेटिव में। फिर ये बोलते हैं कि ये जो ऑर्डरली होता है ये कहीं बैकवर्ड नहीं होगा, तो ये सब इनका नेगेटिव ही है ना। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम बताते हैं, एक साइंटिस्ट थे जो बोले थे कि जो WM डेविस का थ्योरी है ना, वो क्लोज, हाँ रिचर्ड सोरली इनका नाम था, रिचर्ड सोरली एंड BJL वेरी, ये दोनों बोले ना कि जो WM डेविस का थ्योरी है ना, वो क्लोज सिस्टम थ्योरी है, मैंने कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, उसको क्लोज सिस्टम के अंदर में अगर उसको रिएक्शन करवाएंगे ना, तो उसको एक्सटर्नल हीट, एक्सटर्नल टेम्परेचर, किसी का कोई प्रेशर नहीं आएगा ना, तो वो एक स्मूथली ना एक ऑर्डर में एक बढ़ते जाएगा अपना इक्वेशन। और जब तक प्रोडक्ट नहीं, एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, जब तक वो रुकेगा नहीं, मतलब किसी चीज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं है बाहर से कोई उसका, तो ये ऐसा ही है ना, कहते हैं कि पहले कंप्लीट होने दो तब जाकर उसको स्टार्ट करो, मतलब ये लगता है कि क्लोज साइकिल में सब कुछ हो रहा है। तो ये क्रिटिसाइज किए थे रिचर्ड सोरली एंड
बीजेलबेरी, ये कोट कर सकते हो आंसर में, इवैल्यूएशन में। तो हो गया ना पता। उसके बाद लास्ट में एक था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ना बेसिकली ये हम करते हैं ना, अभी जितना हम लोग देखे हैं एब्सोल्यूट हाइट, रिलेटिव हाइट, ये सब को यूज करते हुए ना एक ग्राफ बनाते हैं, जिसमें कि ये दिखता है कि हाँ तीनों स्टेज में कैसे कैसे इनका थ्योरी का तीनों स्टेज है, कैसे कैसे आगे बढ़ा है ये। हाँ बेसिकली दिखा देते हैं, जैसे देखो ना समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्या बोलते हैं, रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है तो t इक्वल टू 0। यहाँ पे मानते हैं ना कि ये हाइट है, ये टाइम है। टाइम मतलब फेज, टाइम ही तो फेज है ना, टाइम ही तुम्हारा फेज है, अलग अलग फेज टाइम बढ़ते गया, तो ये हाइट है। तो क्या बोलते हैं t इक्वल टू 0 पे मतलब कि ऑलमोस्ट वो फीचरलेस प्लेन था, फ्लैट फीचरलेस प्लेन था t इक्वल टू 0 पे, माने यहाँ होगा कहीं लगभग। और उसको क्या बोलते हैं, t इक्वल टू 0 पे रैपिड अपलिफ्टमेंट होता है। इसको मानते हैं ना, इसको हम लोग मानते हैं ऐसे यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। अब क्या कहते हैं ना कि कहीं इसे हल्का सा ऊपर ही मान लो, कहीं t इक्वल टू 0 पर रैपिड अपलिफ्टमेंट मानते हैं, ठीक है। यहाँ से कहते हैं ना, यहाँ से कहते हैं क्या कि ये यंग स्टेज में, ये मैच्योर स्टेज, ये ओल्ड स्टेज, ठीक कहते हैं। यंग स्टेज में क्या कहते हैं कि यहाँ से मतलब कि रैपिड अपलिफ्टमेंट हुआ ना होता, और यहाँ से रिलेटिव हाइट कांस्टेंट रहता है, यहाँ से रिलेटिव हाइट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, रहता है ना कांस्टेंट। फिर रिलेटिव हाइट क्या होता है, डिक्रीज होता है ना जी, ऐसे एज वाला कांस्टेंट रहता है। हाँ तो एज कांस्टेंट रख तो रहे हैं, एब्सोल्यूट हाइट इसका बना रहे हैं, जो एब्सोल्यूट हाइट है ना, ये जो है ना उसका बना रहे हैं, एब्सोल्यूट हाइट का कांस्टेंट हो गया। फिर गिरा और फिर इसमें और गिरेगा, फिर इस तरह से फिर जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये जो माउंटेन बना है ना उसका हम एब्सोल्यूट हाइट दिखा रहे हैं अभी। फिर अब यहाँ से तो अपलिफ्ट हो गया माउंटेन, तुरंत 0 t इक्वल 0 पर अपलिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से अब रिलेटिव हाइट का बता रहे हैं, देखना रिलेटिव हाइट जब बनेगा, रिलेटिव हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिलेटिव हाइट बढ़ेगा ना जी, रिलेटिव हाइट बढ़ेगा। अब तुमको बताते हैं, रिलेटिव हाइट बढ़ेगा तो रिलेटिव हाइट किसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा रिलेटिव हाइट, ये बढ़ते जा रहा है। तो देखो ये इतना बढ़ रहा है ना रिलेटिव हाइट। इसमें तुमको बस हाइट दिखा रहे हैं, एब्सोल्यूट हाइट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हाइट बढ़ रहा है, ये टाइम ये तुमको स्केल पे क्या दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, मैंने एक्सपेंड कर रहा है, हाइट बढ़ रहा है, नीचे हो रहा है मतलब घट रहा है। यहाँ से देखो ना हाइट बढ़ रहा है ना, उसके बाद क्या होगा, स्टार्टिंग में बढ़ेगा, बाद में घटेगा, लेकिन मैंने ओवरऑल घटेगा, यहाँ स्टार्टिंग में बढ़ेगा ना, स्टार्टिंग में बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, स्टार्टिंग में देखो ना जी यहाँ पे इतना ही है, अब बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, अब फिर घट रहा है, यहाँ से बढ़ना चालू हुआ ना जी। हाँ तो बोलो ना, नहीं बोलोगे तो हम बोल रहे हैं, आवाज आता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से घट रहा है, अभी घटते इस तरह से जा करके इस तरह से चला जाएगा, मिल जाएगा इस तरह से। अब बता कि हम बताए थे कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू क्या होगा, कन्वेक्स होगा ना कन्वेक्स, ऐसे कुछ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, यू शेप, कॉनकेव से हो गया। तो इस तरह से ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको दिखा दोगे ना, हो गया है। आप लोग का ये कंप्लीट हो गया है गाइज। और इस तरह से इसको लिख करके और जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से कंक्लूड कर देंगे। तो हो गया दोस्तों आप लोग का ये डेविस थ्योरी। एक्चुअली ये बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक है, ये समझाना इतना आसान नहीं है और समझना भी ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा कुछ, और मैं एक ही लेक्चर में ले लिया हूँ सारा कुछ, तो आप लोग को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। बट अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग समझेंगे ना तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को आप लोग को रिलेट करके बताया हूँ। मैं जितना भी थ्योरी था उसको हाटन और ये डेविस पॉवेल का थ्योरी मैं रिलेट करके बताया हूँ। इंट्रो हो गया, क्या इन्फ्लुएंस रहा इन पे, क्या इनका लैंडफॉर्म्स का क्या इनका फॉर्मूला था, उसके बाद क्या मतलब कि
स्टेज पे चेंजेज वगैरह, उसका थ्योरी का एजम्पशन वगैरह, सारा थ्योरी कैसे कैसे तीनों स्टेज में मूव करता है, उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसका क्या पॉजिटिव इवैल्यूएशन है, क्या नेगेटिव इवैल्यूएशन है, सारा टॉपिक मैं कवर कर लिया हूँ। तो मुझे लगता है समझ में आ गया ना गौतम। तो कंक्लूड करते हैं गाइस, और नेक्स्ट डे बताएंगे आप लोगों को पेन के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद 1-2 टॉपिक के बाद ये ज्योमेट्रोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।